If you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ एनर्जी। सो ये बच्चों लिविंग साइंस में चैप्टर 4 में है ये चैप्टर एनर्जी। इसके बारे में ऑलरेडी आप लोग क्लास 7 में क्लास 6 में पढ़ चुके हो। ठीक है, आप लोगों को पता है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, नाम सुने होगे आप लोग एनर्जी के फॉर्म्स का, लाइक काइनेटिक, पोटेंशियल, बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोग उसी से ही रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें पढ़ेंगे, बट वी विल स्टार्ट विथ वर्क। ठीक है, ऐसे नहीं कि डायरेक्टली एनर्जी पे हम जंप मार देंगे, हम लोग यहाँ स्टार्ट करेंगे वर्क से। क्यों वर्क से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों? क्योंकि वर्क और एनर्जी ना बहुत ज़्यादा एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। वर्क एंड एनर्जी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होते हैं। ओके, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं, अभी रिसेंटली मैंने मैथ्स मास्टरी लॉन्च किया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स उस कोर्स को खरीदे हैं, उन लोगों को बहुत फ़ायदा भी हो रहा है। उसमें बेसिकली क्लास 8 के जितने भी मैथ्स के चैप्टर्स हैं, हर एक चैप्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से उसके बेसिक को, उसके हर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को उसमें सॉल्व कराया जा रहा है। और बच्चों वन टाइम फ़ी है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। आप लोग अगर अभी तक नहीं पता आप लोगों को अबाउट मैथ्स मास्टरी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग उसको क्लिक करो, उसके बारे में जानो, और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग उसको कोर्स को खरीद भी सकते हो ना। देखो, अब यहाँ पर एनर्जी चैप्टर जो है, सबसे पहले थोड़ा थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं एनर्जी के बारे में। ठीक है, एनर्जी, क्योंकि चैप्टर का नाम ही एनर्जी है। एनर्जी क्या होता है बच्चों? एनर्जी बेसिकली इज द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। बॉडी का एबिलिटी काम करने का, टू डू वर्क। वर्क मतलब क्या होता है? काम। ठीक है, सो एनर्जी इज द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। आप लोग बहुत सारे एनर्जी के बारे में पढ़े होंगे, काइनेटिक एनर्जी का नाम सुने होंगे, कुछ बच्चों को याद होगा उसका मीनिंग, कुछ बच्चे भूल गए होंगे काइनेटिक एनर्जी होता क्या है ना। पोटेंशियल एनर्जी कुछ बच्चे को याद होगा, किसी को याद नहीं होगा। मैकेनिकल, हीट, मतलब अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होता है। इवन हमारे बॉडी में देखो कितना एनर्जी है कि नहीं है? हमारे बॉडी में एनर्जी रहता है तो हम काम कर पाते हैं, एनर्जी नहीं रहेगा तो हम लोग उतना अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे। तो वर्क एनर्जी दोनों रिलेटेड होते हैं। हुआ? अच्छा, अब जैसे कि मैं बात करूं वर्क का, जैसे कि अभी आप लोग सपोज कहीं पर बैठे हो, ठीक है, जैसे कि बहुत देर से आप लोग पढ़ रहे हो, मतलब सुबह 6 बजे बैठे हो, जो डायरेक्ट 10 बजे उठे हो। ठीक है, सुबह का 10 बजे उठे हो। या फिर कोई इंसान बैठ के कुछ सोच रहा है, बहुत मेंटल एक्टिविटी वो कर रहा है, कुछ सोच रहा है, कोई बुक पढ़ रहा है कंटिन्यूस, कुछ मतलब कुछ आप इस टाइप की एक्टिविटी कर रहे हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप यहाँ पर काम किए हो। ऑब्वियसली पेरेंट्स बोलते हैं ना, बेचारा थक गया या जो भी। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों फिजिक्स की भाषा में अगर हम लोग बोले, फिजिक्स उसको वर्क नहीं मानते। फिजिक्स किसको वर्क मानेगा? सपोज एक बॉडी है, जैसे कि ये बॉडी मेरे सामने में। ठीक है, फिजिक्स में ना हम लोग कोई भी चीज़ को ऑब्जेक्ट या बॉडी बोल सकते हैं। हुआ? सपोज यहाँ पर ये बॉडी है, अभी अगर मैं ये बॉडी में फोर्स मारे, तो मेरी फोर्स की वजह से ये बॉडी अपना जगह चेंज करा ना, डिस्प्लेस हुआ, अपना जगह छोड़ के आगे की तरफ मूव किया, मतलब थोड़ा डिस्प्लेस हुआ। मैं यहाँ पर इसको फोर्स मारी, मेरे फोर्स की वजह से ये बॉडी डिस्प्लेस हुआ। ठीक है, तो फिजिक्स बोलता है यहाँ पर वर्क हुआ, यहाँ पर काम हुआ है। तो फिजिक्स की भाषा में वर्क कब होता है? जब हम कोई बॉडी में फोर्स देते हैं और उस फोर्स की वजह से वो बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होता है, उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होता है, उसको फिजिक्स बोलता है कि वो वर्क है। और इसका डेफिनेशन अगर हम लोग देखेंगे तो डेफिनेशन क्या है? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। वर्क कब होता है? हम लोग इसी टाइप से डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। जब हम लोग कोई ऑब्जेक्ट में फोर्स अप्लाई करते हैं, जब हम लोग कोई ऑब्जेक्ट में फोर्स अप्लाई करते हैं, एंड द ऑब्जेक्ट गेट्स डिस्प्लेस्ड अंडर द एक्शन ऑफ दैट फोर्स। मतलब जैसे कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, मैं इस ऑब्जेक्ट में फोर्स अप्लाई करूंगी, करी, अब मेरे फोर्स की वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है वो उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया, मतलब मैं इस डायरेक्शन में फोर्स थी, तो मेरे फोर्स की वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है वो उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ, उसी डायरेक्शन में आगे की तरफ डिस्प्लेस हुआ। ओके, नाउ अब कंडीशंस फॉर वर्क टू बी डन। अब फिजिक्स के भाषा में या इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, कंडीशन क्या होता है वर्क डन का? मीन्स हम लोग कब बोलेंगे कि हाँ इस कंडीशन में वर्क हुआ है? तो वर्क डन का बच्चों यहाँ पर 3 कंडीशन दिया है। सबसे पहले वर्क का आप लोग फॉर्मूला जान लो, जैसे कि हम लोग डेफिनेशन में देखे हैं कि वर्क कब होता है? जब हम फोर्स देते हैं कोई ऑब्जेक्ट में और उस फोर्स की वजह से बॉडी डिस्प्लेस होता है आगे की तरफ, तो उसका फॉर्मूला ये बनता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब बॉडी आगे की तरफ मूव किया, मतलब उस बॉडी का पोजीशन चेंज हुआ। ठीक है, आगे भी पढ़ोगे आप लोग डिस्प्लेसमेंट का, अलग अलग चीज़ है इसमें, तो अभी अभी तो आप लोग एकदम बेसिक चीज़ पढ़ रहे हो। ठीक है,
अब देखो पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन यहाँ पर है। उससे पहले मैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग लिखी हूँ। अगर किसी को डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग नहीं पता तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स। मतलब देखो एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या होता है, जैसे कि ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो इसको जाने का सपोज 2 रास्ता है। एक है ऐसे करके घूम के, इस टाइप से घूम फिर के आप यहाँ पहुँचे, है ना। एक तो आप ऐसे जा रहे हो, और दूसरा आप कैसे जा सकते हो, दूसरा आप लोग डायरेक्ट शॉर्टकट मार सकते हो, डायरेक्ट शॉर्टकट। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, जो छोटा रास्ता होता है, उसको हम बोलते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एकदम मैं सिंपल तरीके से बता रही हूँ, क्योंकि बाकी का एकदम डिटेल में आप हायर क्लासेस क्लास 9 में पढ़ोगे, अभी नहीं है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर स्ट्रेट लाइन जो शॉर्ट होता है विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स और ट्रैवल बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, अभी हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग देख रहे थे कंडीशंस ऑफ वर्क डन। मतलब वर्क डन का क्या कंडीशन है। पहला कंडीशन है वर्क डन के लिए फोर्स मस्ट बी अप्लाइड ऑन दी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में फोर्स अप्लाई होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट में फोर्स अप्लाई होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो वर्क डन होगा। आप लोग फोर्स नहीं दोगे तो कैसे ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव करेगा, कैसे डिस्प्लेस होगा, है ना। तो वर्क डन के लिए फोर्स ज़रूरी है, तो फोर्स मस्ट बी अप्लाइड ऑन दी ऑब्जेक्ट। वर्क डन के लिए फोर्स मस्ट बी अप्लाइड ऑन दी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में फोर्स अप्लाई होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अप्लाइड फोर्स शुड बी एबल टू डिस्प्लेस दी ऑब्जेक्ट। हाँ, जैसे कि ये इसको ले लो, मैं यहाँ पर फोर्स अप्लाई की, तो पहला कंडीशन तो फोर्स देना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, हम लोग जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होना ज़रूरी है। अगर आप फोर्स दिए और ऑब्जेक्ट मूव किया, दैट मीन्स वर्क होगा। तो पहला तो फोर्स इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आप जो फोर्स दे रहे हो दैट शुड बी एबल टू डिस्प्लेस दी ऑब्जेक्ट। वो फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट अपना जगह से मूव करना ज़रूरी है। अगर मूव नहीं होगा तो वर्क कहाँ से होगा। अब एग्जांपल आप लोग ले लो कि आप लोग वॉल में फोर्स मार रहे हो। सपोज ये दीवार है, ये वॉल है, आप लोग वॉल में फोर्स मार रहे हो। अब बच्चों ये वॉल है, ठीक है, ये वॉल है। अगर मैं इस वॉल में फोर्स मारूंगी, देखो ध्यान से, मैं इस वॉल को धक्का दे रही हूँ, फोर्स मार रही हूँ, क्या मेरे फोर्स की वजह से वॉल पीछे की तरफ घसका? बिल्कुल भी नहीं घसकेगा, बिल्कुल भी नहीं घसकेगा। अब जैसे कि एग्जांपल आप लोग इस ग्रिल को ले लो। अब ये ग्रिल है, मैं इस ग्रिल में फोर्स मार रही हूँ, देखो मैं इसमें यहाँ पर फोर्स मार रही हूँ, क्या मेरे फोर्स की वजह से ये ग्रिल हिल रहा है? यहाँ से नहीं हिल रहा है। दैट मीन्स आप फोर्स तो दे रहे हो पर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, बॉडी आगे की तरफ नहीं मूव कर रहा है। आप फोर्स तो दे रहे हो पर फोर्स की वजह से ये बॉडी आगे की तरफ या फिर डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर वर्क नहीं होगा। तो जो सेकंड कंडीशन है वो ये है कि फोर्स की वजह से बॉडी डिस्प्लेस होना चाहिए। जैसे कि आप लोग देखो, मैं आप लोगों को बताई थी, ठीक है, जैसे कि ये पेन है, ये एक बॉडी है, आप इसको फोर्स मारोगे, मैं इसको फोर्स मारूंगी, तो मेरे फोर्स की वजह से ये डिस्प्लेस हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो यही चीज बोल रहा है, तो यहाँ पर यही चीज बोल रहा है कि फोर्स की वजह से, अप्लाइड फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट मूव करना चाहिए। ठीक है, अब एक और यहाँ पर एकदम सिंपल सा चीज है, देयर शुड बी अ चेंज इन द साइज और शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि आप फोर्स दे रहे हो तो ऑब्जेक्ट का साइज चेंज हो गया, ऑब्जेक्ट का शेप चेंज हो गया, तो उसको भी हम लोग फोर्स, मतलब उसको भी हम लोग वर्क डन बोलेंगे कि हाँ वहाँ भी वर्क होता है। जैसे कि आप लोग यहाँ टेबल में पेन पड़ा, आप लोग पेन उठाए, तो यहाँ भी वर्क हुआ। कैसे? आप लोग फोर्स दिए ऊपर की तरफ, उसी वजह से बॉडी ऊपर की तरफ आया, डिस्प्लेस हुआ। कुआं से, वेल से बहुत जन पानी फेच करते हैं, पानी बाहर निकालते हैं, ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम अ वेल, किकिंग अ बॉल, बॉल को किक कर रहे हो, थ्रोइंग अ बॉल, ठीक है, मतलब मूविंग, एक किसी को झूला झुला रहे हो स्विंग में, ठीक है, तो वहाँ पर आप फोर्स दे रहे हो जिसकी वजह से वर्क हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दैट मीन्स वर्क डन वहाँ पर हो रहा है। ठीक है, देन थर्ड जो पॉइंट यहाँ पर है कंडीशन, डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी बिकॉज ऑफ द फोर्स अप्लाइड एंड शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। जो तीसरा कंडीशन है वो बोल रहा है कि बॉडी जो डिस्प्लेस हो रहा है, बॉडी जो डिस्प्लेस हो रहा है, मतलब बॉडी जो आगे की तरफ मूव कर रहा है, सपोज ये बॉडी है, आप लोग देखो यहाँ पर ये डिस्प्लेस हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट किसकी वजह से होना चाहिए? आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसकी वजह से। दैट मीन्स पहला में बोल रहा था कि अप्लाइड फोर्स की वजह से बॉडी मूव करना चाहिए, और थर्ड में बोल रहा है कि जो बॉडी मूव कर रहा है दैट शुड बी ओनली बिकॉज ऑफ द फोर्स अप्लाइड। आप जो फोर्स दे रहे हो उसी की वजह से बॉडी आगे की तरफ या उसी डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, उसी डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। ठीक है, अब है
कंडीशंस ऑफ जीरो वर्क डन या फिर नो वर्क डन, इससे पहले बच्चों ध्यान दो, कंफ्यूज मत होना। इससे पहले आप लोग पढ़े हो कंडीशन फॉर वर्क टू बी डन, एग्जाम में आता है। और आर दी कंडीशंस फॉर वर्क टू बी डन, 3 मार्क का क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन है ये, तो आपको ये लिखना है। फिर यहाँ बोला है कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर नो वर्क डन और जीरो वर्क डन, क्या कंडीशन है नो वर्क डन का या फिर जीरो वर्क डन का। तो सबसे पहला, अगर आप देख रहे हो कि हाँ वर्क नहीं हो, ठीक है, मतलब यहाँ पर बोल रहा है वर्क नहीं हो, तो क्या कंडीशन है। पहला, जैसे कि आप लोग फॉर्मूला को देखो, W इज इक्वल टू एफ एस दिख रहा है, इसको सबको छोड़ दो, W इज इक्वल टू एफ एस दिख रहा है आपको। इफ देयर इज नो फोर्स अप्लाइड, सपोज आप फोर्स ही नहीं डाल रहे हो, मतलब आप फोर्स ही कोई बॉडी में अप्लाई नहीं कर रहे हो, तो बॉडी कहाँ से आगे जाएगा। जैसे कि ये बॉडी है, अब मैं ये बॉडी में फोर्स ही नहीं डालूंगी तो बॉडी कहाँ से डिस्प्लेस होगा, कहीं डिस्प्लेस होगा, नहीं होगा। मतलब अगर फोर्स ही जीरो है, समझ रहे हो, मतलब अगर फोर्स ही जीरो है तो वर्क बच्चों जीरो होगा, कोई वर्क नहीं होगा वहाँ पर। कैसे, फॉर्मूला से पता करेंगे। फोर्स क्या है, जीरो, हम लोग फोर्स लगा ही नहीं रहे हैं, तो W इज इक्वल टू फोर्स की जगह में जीरो लिख दो, और डिस्प्लेसमेंट का हमको पता नहीं, फोर्स नहीं डाल रहे तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से होगा, है ना। हम लोग सिर्फ फोर्स को अभी जीरो कंसिडर किए। इफ देयर इज नो फोर्स अप्लाइड, अगर आप बॉडी में फोर्स अप्लाई ही नहीं करोगे तो वर्क डन क्या आएगा, जीरो इंटू एस, जीरो। वर्क डन जीरो मतलब नो वर्क डन, याद रखना। ये जो एस है ना, ये डिस्प्लेसमेंट के लिए है, ठीक है। हम लोग जो आगे में फॉर्मूला पढ़े थे ना, लिखे थे वहाँ पर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का जो सिंबल होता है ना वो एस होता है, कैपिटल एस, ठीक है। तो पहला हो गया बच्चों, पहला कंडीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ देर इज़ नो फोर्स अप्लाइड, मतलब अगर ऑब्जेक्ट में फोर्स हम अप्लाई ही नहीं करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट में हम फोर्स अप्लाई ही नहीं करेंगे, अगर जीरो फोर्स होगा, फोर्स है ही नहीं, तो वर्क डन क्या आएगा, जीरो आएगा। दूसरा, आप फोर्स दिए हो पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, जैसे दीवार में, वॉल में आप लोग ऐसे फोर्स दे रहे हो, फोर्स दे रहे हो, फोर्स है पर उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है। इफ़ अप्लाइड फोर्स प्रोड्यूसर्स नो डिस्प्लेसमेंट, मतलब अगर एस जीरो है, डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है, आप लोग दीवार को फोर्स दे रहे हो और दीवार घसक ही नहीं रहा है, डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं हुआ। सो इफ एस इज इक्वल टू जीरो, तो फॉर्मूला लिखोगे एस की जगह में जीरो, एफ इंटू जीरो जीरो। तो मतलब अगर फोर्स जीरो है तो वर्क जीरो, अगर फोर्स है पर डिस्प्लेसमेंट नहीं है तब भी वर्क जीरो होगा। तो इस केस का एग्जाम्पल क्या है, देखो, सपोज आप वॉल को पुश कर रहे हो, फोर्स मार रहे हो पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो क्या वर्क हो रहा है, नहीं हो रहा, नो वर्क इज डन। क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द वर्क डन व्हेन यू पुशेस व्हेन अ पर्सन pushes a wall, ऐसे क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द वर्क डन व्हेन अ पर्सन पुशेस अ वॉल और व्हेन यू पुश अ वॉल, तो आप लोग क्या लिखोगे, नो वर्क इज डन। क्यों, रीजन क्या होगा, आप लोग बोलोगे वहाँ पर कि इवन इफ वी अप्लाई फोर्स देयर बट दैट अप्लाइड फोर्स डज नॉट प्रोड्यूस एनी डिस्प्लेसमेंट, मतलब अप्लाइड फोर्स की वजह से कोई डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है, तो वहाँ पर वर्क डन भी जीरो होगा। इसका एक और एग्जाम्पल है बच्चों, जैसे कि आप लोग माइंड करना, एक तो कूली है, वो जो होते हैं ना पॉटर कूली लोग जो सामान उठाते हैं, स्टेशन में रहते हैं, हाँ उनका बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। सपोज एक कूली है, एक पॉटर है, ही इज स्टैंडिंग एट वन प्लेस विद अ हैवी लोड ऑन हिज हेड, वो अपने सिर पे एकदम भारी सा किसी का ट्रॉली या फिर पता नहीं कोई हैवी सा लगेज लेके वो खड़ा है, ठीक है, एक जगह पे खड़ा है, एक जगह पे खड़ा है। तो आपको क्या लगेगा, बाप रे कितना काम कर रहा है, कितना वर्क डन हुआ है ना, आप लोग क्या बोलोगे, बाप रे बहुत मेहनत कर रहा है वो, लेकिन वो वहाँ पर एक ही जगह में खड़ा है। सपोज एक आदमी है, यहाँ बना दें क्या, एक तो कूली है, ठीक है, वो अपने सर पर बहुत हैवी सा लगेज लेके खड़ा है। हियर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन द लोड, अब ये जो लोड है, जो सामान है, इसका वजन नीचे की तरफ जाएगा, ग्रेविटी इसको नीचे खींचेगा, तो इसका वजन तो बच्चों नीचे की डायरेक्शन पे है, मतलब ये जो फोर्स है वो नीचे की डायरेक्शन में है। बट द लोड रिमेन्स ऑन हिज हेड विदाउट एनी डिस्प्लेसमेंट, मतलब ध्यान से सुनो, इसके सर पर इतना भारी सा जो सामान है उसका वजन, मतलब उसको कौन खींच रहा है नीचे, ग्रेविटी खींच रहा है, तो ग्रेविटी भी तो एक टाइप का फोर्स ही है, तो फोर्स उसको खींच रहा है नीचे, पर क्या वो फोर्स नीचे की डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, उसकी वजह से क्या ये इसके सर के ऊपर का सामान भी क्या नीचे आ रहा है, क्या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो यहाँ भी नो वर्क डन, फिजिक्स बोलता है यहाँ भी कोई वर्क डन नहीं है, मतलब वो आदमी अपने सर पर एक जगह खड़ा है सामान लेके, ठीक है, वो हैवी सामान का वजन नीचे की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स फोर्स नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, पर क्या उसकी वजह से सामान भी नीचे की तरफ झुक जा रहा है, क्या नीचे की तरफ आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जीरो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सामान अपने जगह से हिल भी नहीं रहा है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है। मैं फिर से पढ़ रही हूँ, यहाँ पर नो वर्क इज डन when a potter is standing at one place with a heavy load on his head. Here force of gravity acts on the load, force of gravity gravitational force का बात कर रहा है,
लेकिन वो फोर्स की वजह से क्या लोड उसके सर से नीचे की तरफ कहीं से आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा, तो यहाँ भी नो वर्क डन। सोचो बेचारा इतना भारी सामान लेके खड़ा है, पर फिजिक्स वाले बोल देंगे अरे कोई तो काम नहीं हो रहा है। समझ में आया ना। थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, नो वर्क डन या जीरो वर्क डन का। सपोज आप लोग एक ऑब्जेक्ट को फोर्स दिए हो, मतलब फोर्स मारे हो, सपोज वो ऑब्जेक्ट यहाँ था, आप लोग फोर्स दिए, तो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट घूम रहा है, पर वो घूम के वापस से अपना वही ओरिजिनल प्लेस में आ गया। मतलब वो ऑब्जेक्ट को आप फोर्स दिए, वो ऑब्जेक्ट घूमा, डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेकिन घूम फिर के वो अपना स्टार्टिंग पॉइंट में वापस आ गया। तो इस कंडीशन में भी हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। अब मैं आपको इसको समझाती हूँ। जैसे कि सपोज बच्चों ये 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, ये पॉइंट का अगर मैं नंबर सपोज दी हूँ 2 और ये पॉइंट का नंबर 8 है, अगर मैं आप लोगों को बोलूँगी बताओ इनका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये आप लोग आगे जाके पढ़ोगे, इसका डिस्प्लेसमेंट मांगेगा। तो डिस्प्लेसमेंट आप लोग पढ़े हो, क्या पढ़े हो आप लोग? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, है ना। पर यहाँ पर अगर ऐसे वैल्यू दिया है तो उसका डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला होता है पता है? फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, मतलब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। सो 8 माइनस 2 दैट मीन्स 6, ऐसे भी निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट, पर वो आगे हायर क्लासेस में, ठीक है। अभी यहाँ पर जो मैं बात की हूँ आप लोगों का कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे है। सपोज वो ऑब्जेक्ट यहाँ था, सपोज इसका वैल्यू है 2, वो घूम फिर के अगेन घूम के वो इसी जगह पे आ गया, 2 में ही आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट अगर निकालोगे फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल भी 2 है माइनस इनिशियल भी 2 है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। मैं एकदम सिंपल तरीका बता रही हूँ बच्चों, आगे जाके आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझोगे, पर अभी ऐसे समझो, ऐसे समझोगे तो ईजी रहेगा। और एक चीज़ याद रखना, अगर एक ऑब्जेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, मैं श्योर हूँ आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, टीचर भी दे सकते हैं, मतलब क्लास में भी, क्लास टेस्ट या जो भी लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, वो एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ और घूम के वो उसी एंड पॉइंट, मतलब उसी पॉइंट में वो आ गया, मतलब जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर वो आ गया। तो बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये पूछा जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट होगा ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ज़ीरो होगा। तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हुआ। अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो वर्क डन क्या होगा? देखो, वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस, तो एफ इंटू फोर्स तो हम दे रहे हैं, इंटू डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है, तो वर्क डन भी जीरो होगा। तो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन भी जीरो होगा। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट कंडीशन जो है, इफ द एंगल बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री देन नो वर्क इज डन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, जैसे कि अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का एंगल अगर 90 डिग्री है, देखो बच्चों कैसे, सपोज ये एक तो बाल्टी है, इसमें पानी भरती है, ठीक है, बकेट है फिल्ड विथ वाटर। अभी द फोर्स, मतलब जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, वो इस बकेट को कौन सी डायरेक्शन में खींच रहा है? नीचे की डायरेक्शन में। अब वजन तो बच्चों हमेशा नीचे की डायरेक्शन में ही लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ना, वो नीचे की डायरेक्शन में, दैट मीन्स ये फोर्स है, अप्लाइड फोर्स इधर है, ठीक है, फोर्स इधर है। आप लोग वो बाल्टी को लेके आगे आगे चल रहे हो, आप लोग ऐसे चल रहे हो, आप लोग इस डायरेक्शन में चल रहे हो, फोर्स इस डायरेक्शन में गिर रहा है, आप लोग चल रहे हो इस डायरेक्शन में, तो बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। 90 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो यहाँ पर बोल रहा है इफ द एंगल बिटवीन अप्लाइड फोर्स, ये अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो भी जीरो वर्क डन होता है। ये ना थोड़ा हायर क्लासेस में, 9th क्लास में, ये एक नया फॉर्मूला है आप लोगों के लिए। फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ये आप लोग आगे क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। कॉस थीटा बोलने का मतलब है एफ एस, थीटा यहाँ पर ये एंगल है बच्चों, कॉस आप लोग लिखे उसकी जगह पे 90 लगाए। अब आप लोग ट्रिग्नोमेट्री भी 9-10 में पढ़ोगे, ठीक है, अभी 8 में तो है नहीं ट्रिग्नोमेट्री। ये जो कॉस 90 है ना, इसका वैल्यू होता है जीरो, ऐसे एफ इंटू एस इंटू जीरो। ये कॉस 90 का वैल्यू हो गया जीरो, इसलिए इसका आंसर हो गया जीरो। पर अभी तो आप लोगों का है नहीं, तो आप लोग क्या याद रखना, आप लोगों को ये याद रखना है कि इफ एंगल बिटवीन द अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, नो वर्क इज डन। नो वर्क इज डन हो गया। अभी अब आप लोग वर्क के बारे में इतना कुछ पढ़ लिए, वर्क का फॉर्मूला पढ़ लिए। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क अब किस में डिपेंड करता है? वर्क डिपेंड करता है दो चीज़ में, एक फोर्स में और एक डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। वर्क डिपेंड करता है दो चीज़ में। जितना ज़्यादा आप फोर्स मारोगे कोई ऑब्जेक्ट में, सपोज आप लोग इस ऑब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा फोर्स मारे और ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा फोर्स मारे उतना ज़्यादा वर्क डन होगा। कम फोर्स मारोगे कम वर्क डन होगा, बहुत फोर्स मारोगे बहुत वर्क डन होगा। तो यहाँ लिखा हुआ है ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड, मतलब जितना ज़्यादा हम लोग
फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा वर्क डन होगा। ठीक है। सेकेंड, ग्रेटर द डिस्प्लेसमेंट, जितना ज़्यादा कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होगा, आप लोग फोर्स मारे हो और वो ऑब्जेक्ट बहुत डिस्प्लेस हुआ, दैट मीन्स ज़्यादा वर्क डन हुआ, तो दोनों से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा आप लोग फोर्स अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा वर्क होगा, जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होगा उतना ज़्यादा वर्क होगा। नाउ यूनिट ऑफ वर्क डन, वर्क डन का यूनिट क्या है? तो बच्चों यूनिट हमेशा हम लोग फॉर्मूला से बना सकते हैं, आप सबको पता है। तो W इज इक्वल टू F इंटू एस। एफ है न्यूटन, मतलब फोर्स का यूनिट क्या होता है? SI यूनिट न्यूटन होता है। डिस्प्लेसमेंट का बच्चों मीटर होता है, याद रखना। डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होता है ना, मीटर होता है। तो वर्क का जो यूनिट हो गया वो हो गया न्यूटन मीटर, SI यूनिट। अब ये न्यूटन मीटर को ना आप लोग जूल लिख सकते हो। बेसिकली हम लोग न्यूटन मीटर नहीं लिखते हैं, जो यूनिट होता है ना वर्क का, हम लोग न्यूटन मीटर नहीं लिखते हैं, हम लोग वहाँ पर जूल लिखते हैं। तो न्यूटन मीटर इज ऑल्सो कॉल्ड जूल। जूल का जब आप स्पेलिंग लिखोगे तो जे को स्मॉल लिखना, बट जब उसका आप सिंबल दोगे तो जे शुड बी कैपिटल, जे शुड बी इन कैपिटल्स। ठीक है। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ वर्क या वर्क डन, तो उसका आंसर होगा कितना? उसका आंसर होगा जूल। उसका आंसर कितना होगा? जूल होगा। और यहाँ पर ये n कैसे आया? फोर्स का SI यूनिट होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का SI यूनिट होता है मीटर, तो उसी हिसाब से न्यूटन मीटर भी है। अभी 1 जूल, अब यहाँ पर आपने जूल पढ़े हो ना, तो 1 जूल का डेफिनेशन पूछता है एग्जाम में कि 1 जूल क्या होता है। आप लोगों को भी नहीं पता होगा अभी कि 1 जूल होता क्या है, किसको बोलते हैं। तो 1 जूल बच्चों होता है क्या? लेट्स सी। सपोज जैसे कि यहाँ पर आप यहाँ से बना लोगे, फॉर्मूला में लिख दी W इज इक्वल टू F इंटू एस। वर्क को कितना बोल रहा है? 1 जूल। 1 जूल किसको बोलेंगे? सपोज आप लोग एक तो ऑब्जेक्ट है, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ये मैं एक तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख दी। सपोज ये ऑब्जेक्ट में आप लोग 1 न्यूटन का फोर्स दियो। कितना फोर्स दियो? 1 न्यूटन फोर्स। ठीक है। एक ऑब्जेक्ट में आप लोग 1 न्यूटन फोर्स दियो, ये ऑब्जेक्ट में आप लोग 1 न्यूटन फोर्स दियो। यहाँ पर फोर्स है, फोर्स का SI यूनिट लिखना है तो मैं लिखी 1 न्यूटन। ठीक है। सपोज एक ऑब्जेक्ट में आप लोग 1 न्यूटन फोर्स दियो, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट 1 मीटर डिस्प्लेस हो गया, मतलब वो ऑब्जेक्ट 1 मीटर आगे बढ़ गया, डिस्प्लेस हो गया। तो वहां पर जो वर्क डन हुआ, वहां पर जो काम हुआ, उसी को बोलते हैं 1 जूल। समझ में आया? तो वर्क डन इज सेड टू बी 1 जूल इफ अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, अगर 1 न्यूटन का फोर्स आप लोग एक बॉडी में दिए हो, जिसकी वजह से वो बॉडी 1 मीटर डिस्प्लेस हो गया इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आप फोर्स दिए हो, तो हम लोग बोलेंगे कि वहां पर कितना वर्क डन हुआ है? वहां पर हुआ है 1 जूल वर्क डन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। अब उसका थोड़ा बड़ा यूनिट भी होता है, लार्जर यूनिट भी होता है वर्क का। एक तो आप लोग जूल पढ़ लिए, उससे बड़ा जो यूनिट है वो होता है किलो जूल। क्या होता है? किलो जूल। और 1 किलो जूल और जूल का रिलेशन वैसा ही है जैसे 1 kg एंड ग्राम का रिलेशन होता है। अगर 1 किलोग्राम 1000 ग्राम होता है, वैसे ही 1 किलो जूल 1000 जूल होता है। अब यहाँ पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, ठीक है, रिलेटेड टू वर्क। यहाँ पर बोला है अ बॉयज अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन ऑन अ बॉडी विच गेट डिस्प्लेस्ड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द बॉडी। पहले क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ना समझना बच्चों। क्या दिया है आप लोगों को, वो यहाँ पर देखना है कि दिया क्या है। तो यहाँ पर आप लोग देखो क्वेश्चन में समझ सकते हो, अगर यूनिट दिया है न्यूटन में या फिर डाइन में दिया है, तो किसका बात हो रहा है? फोर्स का बात हो रहा है, याद रखना। अगर मीटर या सेंटीमीटर में दिया है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का बात हो रहा है, क्योंकि वर्क में तो यही वर्ड यूज होता है ना। अगर जूल में दिया है तो किसका बात हो रहा है? वर्क का बात हो रहा है। इसको तो आप लोग याद रखना, आप लोग ऐसे समझ सकते हो। पहले तो नॉर्मली देखो क्वेश्चन को पढ़ के समझ जाओगे, लेकिन अगर कहीं पर न्यूटन का बात हो रहा है तो फोर्स दिया है, अगर मीटर या सेंटीमीटर का बात हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट दिया है, और अगर क्वेश्चन में जूल दिया है तो वर्क का बात कर रहा है। अब देखो, अ बॉय अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन ऑन अ बॉडी। एक लड़का है जो कि एक तो बॉडी में 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है। यहाँ पर लिख दिया डायरेक्टली कि इतना न्यूटन का फोर्स वो अप्लाई किया है, ठीक है। तो दे दिया है फोर्स इज इक्वल टू 20 न्यूटन विच गेट्स डिस्प्लेस्ड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, जिसकी वजह से वो फोर्स की वजह से वो बॉडी कितना डिस्प्लेस हो गया? 4 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है? 4 मीटर, ठीक है। बोल रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन, मतलब वर्क निकालो। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप लोग कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो यूनिट को ध्यान पे रखना। हर यूनिट SI यूनिट में होना चाहिए या फिर हर यूनिट CGS में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर न्यूटन फोर्स का SI यूनिट होता है, मीटर डिस्प्लेसमेंट का SI यूनिट है।
अगर इन दोनों अलग अलग होंगे, सपोज ये न्यूटन रहता, ये सेंटीमीटर रहता, तो सेंटीमीटर बच्चों एसआई यूनिट नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट का सेंटीमीटर जो होता है वो सीजीएस यूनिट होता है। तो आप लोगों को हमेशा ट्राई करना है कि जो भी आप लोग यूनिट्स लिख रहे हो सबको एक ही यूनिट में होना चाहिए। लाइक अगर एसआई में है तो सारे एसआई में होने चाहिए, अगर सीजीएस में है तो सारे सीजीएस में होने चाहिए, वरना फिर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोनों एसआई यूनिट में, ये भी एसआई यूनिट है न्यूटन, मीटर भी एसआई यूनिट है। तो वर्क निकालना है, तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग डाल देंगे 20 इंटू 4, दैट मीन्स 80, डायरेक्ट जूल लिख दो, 80 जूल, कंप्लीटेड। तो वर्क निकल गया 80 जूल, मतलब इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन दी बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चाइल्ड डज 30 जूल ऑफ वर्क बाय पुशिंग अ टेबल विद अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन। मतलब एक तो चाइल्ड है वो क्या कर रहा है, एक तो टेबल को पुश कर रहा है, धक्का मार रहा है, कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है 300 न्यूटन, और कितना वर्क डन किया 30 जूल। देखो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन में डायरेक्टली लिख दिया है कि ही डज 30 जूल ऑफ वर्क, इतना वो वर्क किया, मतलब वर्क दे दिया है यहाँ पर, और जूल भी दिया है, तो आप लोग समझ सकते हो। फोर्स दिया है 300 न्यूटन। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टेबल, वो जो धक्का मारा तो अब टेबल कितना डिस्प्लेस हुआ, कितना आगे बढ़ा, तो हम लोग को डिस्प्लेसमेंट मांगा है, ये मांगा है। कोई बात नहीं, पहले फॉर्मूला लिख लो आप लोग, इन तीनों से रिलेटेड तो यही फॉर्मूला पढ़े हैं कि नहीं, इन तीनों से रिलेटेड, मतलब वर्क, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड यही फॉर्मूला पढ़े हैं। यहाँ से डिस्प्लेसमेंट को अलग कर लेते हैं, एस को एक तरफ कर लेंगे तो क्या हो जाएगा W/F, है कि नहीं। मैथ्स में तो आप लोग पढ़े हो किस टाइप से को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं अपने, है ना। अभी एस निकाल लो, वर्क दिया है 30 जूल, ये दिया है 300, ये 1/10, दैट मीन्स 0.1 मीटर। और यहाँ पर भी ये एसआई यूनिट है जूल, फोर्स का भी ये एसआई यूनिट है न्यूटन। तो यहाँ पर हम लोग जो भी आंसर निकालेंगे उसको मीटर पे लिखेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का जो एसआई यूनिट होता है वो मीटर होता है, तो उसको थोड़ा याद रखना। ये हो गया 0.1 मीटर, मैं 1/10 को पॉइंट में कर दी, 0.1 मीटर। अब बच्चों जो कि हम लोग ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में सुने थे, मैं आप लोगों को बताई थी अबाउट वर्क एंड एनर्जी, यहाँ भी अगेन मैं वही चीज़ रिपीट कर रही हूँ। याद रखना बच्चों, वर्क एंड एनर्जी का बहुत ही सीधा रिलेशन होता है। आपके बॉडी में जितना एनर्जी होगा आप लोग उतना ही वर्क कर पाओगे, जितना कम एनर्जी होगा उतना ही कम वर्क होगा, है कि नहीं। जैसे कि एक बैटरी है, वो बैटरी में जितना पावर होगा उतना हिसाब से वो वर्क करेगा। अगर देखना कोई कोई बैटरी एकदम वीक हो जाते हैं, मतलब सपोज उनमें एनर्जी कम हो गया, तो वर्क भी वो लोग उसी हिसाब से कम करेंगे। तो वही है कि एनर्जी एंड वर्क दोनों डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होगा तो आप वर्क भी उतना ही ज़्यादा करोगे, एंड वाइस वर्सा, मतलब उसका उल्टा, है ना। यूनिट देख लेते हैं एनर्जी का। तो बच्चों यहाँ पर जो एनर्जी का यूनिट है वो वर्क से पूरा सेम होता है, क्योंकि वर्क एनर्जी रिलेटेड होते हैं। तो वर्क का एनर्जी क्या था, जूल था, इसका वर्क का यूनिट क्या था, जूल था, एनर्जी का भी यूनिट जूल आएगा। दोनों का ऐसा ही यूनिट क्या है बच्चों, जूल होता है, याद रखना, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ एनर्जी, मतलब टाइप्स ऑफ क्या, यहाँ ज़्यादा टाइप्स नहीं दिया है, सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी में ज़्यादा स्ट्रेस दिया है, तो हम लोग मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर देख लेते हैं। सो बच्चों, मैकेनिकल एनर्जी होता क्या है, यहाँ पर डेफिनेशन आपको दिखता होगा, बट मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी, ठीक है। जैसे कि अगर मैं ये यहाँ बुक का एग्जाम्पल ले लेती हूँ, बेटर होगा। अच्छा, अब बच्चों यहाँ पर आप लोग इस पर्सन को देखो, जैसे ये पर्सन नीचे में एक स्टोन पड़ा हुआ है, ये उसको लिफ्ट करेगा, ये इसको उठाएगा, लिफ्ट मतलब उठाना होता है। सो व्हेन वी लिफ्ट अ स्टोन फ्रॉम द ग्राउंड, जब हम या फिर ये आदमी जो भी, जब हम ज़मीन से कोई चीज़ को ऊपर उठाते हैं, सपोज आप लोग उठा रहे हो, उठाने वाला ही काम कर रहे हो, ये पेन को मैं ऐसे करके ऊपर उठाई, ठीक है। सो व्हेन वी लिफ्ट अ स्टोन फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से जब हम स्टोन को ऐसे ऊपर उठाते हैं, तो बच्चों आवर बॉडी सप्लाइज द फोर्स विच raises the height of the stone from the ground. That means हम जब, जैसे कि ये आदमी यहाँ पर ये पत्थर को ऊपर उठा रहा है, तो ये पत्थर को ऊपर उठाने के लिए ये कुछ फोर्स दे रहा है कि नहीं, ताकत लगा रहा है, इसका बॉडी यहाँ पर ताकत लगा रहा है, फोर्स दे रहा है, वो फोर्स की वजह से ये पत्थर जो है वो ऊपर की तरफ उठ रहा है। तो वर्क डन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है। ये आदमी क्या कर रहा है, ये पत्थर को ऊपर की तरफ उठा रहा है, तो ये फोर्स दे रहा है ऊपर की तरफ, फोर्स की वजह से यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, ठीक है ना, बॉडी ऊपर की तरफ मूव किया, दैट मीन्स यहाँ पर वर्क डन भी हो रहा है कि नहीं। तो जब हम ऐसा करते हैं, इस समय क्या होता है ना,
आवर बॉडी स्पेंड सम एनर्जी, डेफिनेटली हम अभी ज़मीन से कोई भारी सामान या कोई भी सामान उठा रहे हैं तो हम लोग फोर्स लगाए, है कि नहीं, मतलब हम लोग वर्क डन किए, तो बच्चों उस समय ना हमारा बॉडी कुछ एनर्जी भी स्पेंड करता है, खर्चा करता है, डेफिनेटली एनर्जी होगा तभी तो हम उठा रहे हैं उसको, है कि नहीं। सो व्हेन वी लिफ्ट अ हैवी ऑब्जेक्ट और एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड एट दैट टाइम आवर बॉडी स्पेंड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू डू सो, हम लोग का बॉडी कुछ एनर्जी खर्च करता है वो सामान को ऊपर उठाने में, वो सामान को ऊपर उठाने में। फिर अब ये जो एनर्जी होता है, हम लोग को पता है कि एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, तो सम ऑफ द एनर्जी स्पेंड बाय आवर बॉडी इज गेन्ड बाय द स्टोन, मतलब हमारा बॉडी जो एनर्जी खर्चा करके ये स्टोन को ऊपर में उठाया है, वो जो एनर्जी खर्चा हुआ है ना, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है दैट इज स्टोर्ड बाय द स्टोन, वो स्टोन क्या करता है ना, वो बोलता है कि मैं तो एनर्जी को वेस्ट होने दूंगा नहीं, तो वो क्या करता है, जो हमारा बॉडी एनर्जी खर्च किया है ये स्टोन को उठाने के लिए, उसका कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो इस स्टोन में स्टोर हो जाता है, उसी को बच्चों हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। सो मैकेनिकल एनर्जी इज द एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू द वर्क डन ऑन इट। एनर्जी जो एक बॉडी में होता है, कब होता है? जब हम उस बॉडी के ऊपर कोई वर्क डन करते हैं, ड्यू टू द वर्क डन ऑन इट। ओके, तो यहाँ पर ये जो स्टोन है इसके पास कुछ एनर्जी होगा, वो एनर्जी इस पे कैसे आया? हम जो वर्क डन किए, हमारा बॉडी जो एनर्जी स्पेंड किया, वो एनर्जी की वजह से, मतलब वो एनर्जी जो हमारा बॉडी स्पेंड किया वो इसमें थोड़ा स्टोर हो गया, उसी से इसमें आया है एनर्जी, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। सो एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू द वर्क डन ऑन इट इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी। तो बच्चों यहाँ पर एक डेफिनेशन, सेम डेफिनेशन है, एनर्जी पॉजेस्ड मतलब एक बॉडी में एनर्जी होना, कब होना? व्हेन वर्क इज डन ऑन इट। सपोज एक बॉडी के ऊपर आप वर्क कियो, क्या वर्क कियो? ये पेन को मैं ऊपर उठाई, तो मैं वर्क कर रही हूँ ना यहाँ पर बॉडी के ऊपर, मैं फोर्स लगाई इसको ऊपर उठाने के लिए, डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वर्क डन हुआ। तो ये करने में ना मेरा बॉडी कुछ एनर्जी खर्च किया, वो एनर्जी ये पेन स्टोर कर लिया, तो यही स्टोर्ड एनर्जी को हम यहाँ पर बोलेंगे मैकेनिकल एनर्जी। क्या बोलेंगे? मैकेनिकल एनर्जी। अभी एक और डेफिनेशन होता है मैकेनिकल एनर्जी का। एक्चुअली मैकेनिकल एनर्जी के टाइप्स होते हैं, काइनेटिक एंड पोटेंशियल, तो वो दोनों एनर्जी को मिला के हम बोल सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है। सो द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी कंस्टिट्यूट व्हाट? मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी का। तो ऐसे देखोगे तो इसके दो टाइप्स होते हैं, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। सपोज एक बॉडी मोशन में, आप लोग ऑलरेडी पढ़े हो काइनेटिक एनर्जी के बारे में। सपोज एक बॉडी एकदम मोशन में, एक बॉडी एकदम ऐसे पूरा घूम रहा है, ये बॉडी घूम रहा है, ये बॉडी मोशन में है, ये बॉडी मोशन में है। मोशन की वजह से इस बॉडी के अंदर में जो एनर्जी रहेगा उसका नाम क्या है? उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। तो कोई भी बॉडी अगर मूव कर रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आएगा। काइनेटिक एनर्जी को हम लोग ऐसे के करके शॉर्ट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मूविंग बॉडी के पास रहता ही है काइनेटिक एनर्जी। फ्लाइंग बर्ड, एक चिड़िया उड़ रही है, उसके पास भी काइनेटिक एनर्जी रहेगा। ठीक है। मूविंग स्विंग, एक झूला मूव कर रहा है, मतलब मूवमेंट आया, मतलब काइनेटिक एनर्जी पक्का उसमें रहेगा। ठीक है। फ्लोइंग वाटर, वाटर फ्लो कर रहा है, बहता हुआ पानी, डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी उसमें रहेगा। मोशन में आया मतलब काइनेटिक एनर्जी आएगा। नाउ फैक्टर्स डिटरमाइनिंग काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किस किस चीज़ में डिपेंड करता है, बोलने का मतलब ये है। ठीक है। तो देयर आर 2 फैक्टर्स ऑन विच काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स। और कैसे पता चलेगा? देखो बच्चों, ये फैक्टर जानने के लिए ना इसका फॉर्मूला आप लोग जान लो। मैं लिखी हूँ कि नहीं लिखी हूँ? लिखी हूँ बच्चों, लिखी हूँ, ये रहा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अगर देख लोगे ना तो आपको फैक्टर्स के बारे में पता चल जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² होता है, हाफ इंटू मास इंटू v का स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी देखो फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू m इंटू v का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर जो m है वो है मास ऑफ द बॉडी, जो बॉडी को हम कंसिडर कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर पेन को कंसिडर कर रही हूँ तो पेन का मास, पेन का वजन। ठीक है। तो m हो गया मास, v स्क्वायर मतलब v होता है बॉडी का वेलोसिटी, इसका जो वेलोसिटी है उसका स्क्वायर। ठीक है। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी आप लोग पढ़े हो, ठीक है ना। एक अगर समझना है तो एक टाइप से स्पीड समझ लो वेलोसिटी को, पर स्पीड नहीं होता, उससे थोड़ा डिफरेंट होता है वेलोसिटी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर
वही चीज़ है कि फॉर्मूला अगर आप जान जाओगे तो फैक्टर्स के बारे में भी जान जाओगे। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन टू थिंग। अब ये फॉर्मूला में देखो, ये जो 1/2, ये जो हाफ है, चलो ये तो नंबर है, ये तो नंबर है तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये एक तो कांस्टेंट है। उसको छोड़ के दो चीज़ बचा, मास एंड वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी दो चीज़ में डिपेंड करता है, किसमें किसमें? मास ऑफ द बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। बॉडी का मास में और बॉडी की वेलोसिटी में डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्मूला में है हाफ mv², तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना, हाफ इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर, ठीक है। अभी सपोज एक तो बॉडी है जिसका वेलोसिटी 0 है, मतलब मूव ही नहीं कर रहा, एक बॉडी मोशन में ही नहीं है, तो क्या उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा? नहीं होगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं अगर कोई भी बॉडी मोशन में होगा तो जाके उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा। पर अगर एक तो बॉडी मूव ही नहीं कर रहा, अगर उसका वेलोसिटी 0 है, देखो मूव ही नहीं कर रहा, वेलोसिटी 0 है, तो कहाँ से होगा काइनेटिक एनर्जी? बिल्कुल भी नहीं होगा काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर लेते हैं। वी कितना है बच्चों? वी 0 है। मतलब ये कंडीशन हम लिए हैं कि अगर वेलोसिटी 0 होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? अगर वेलोसिटी 0 होगा तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगा, वो बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। समझ में आया? अब ये जो फॉर्मूला हम देखे, यहाँ से हम ये 2 पॉइंट कंक्लूड किए हैं। क्या कंक्लूड किए हैं? देखो सपोज 2 बॉडी है, यहाँ पर ये 2 पॉइंट में ध्यान से देखना। सपोज 2 बॉडी है, ठीक है, एक ये बॉडी है और एक ये बॉडी है, दोनों का वेलोसिटी कांस्टेंट है, सेम है। इसके पास अगर v वेलोसिटी से ये घूम रहा है ना, जा रहा है, ये भी v वेलोसिटी से ही जा रहा है, मतलब दोनों का वेलोसिटी सेम है। तो यहाँ लिखा है ना, व्हेन द वेलोसिटी इज केप्ट कांस्टेंट। सपोज ये दो, आप और आपके फ्रेंड दोनों बाइक में जा रहे हो, दोनों बाइक में जा रहे हो, दोनों के बाइक का वेलोसिटी सेम है, दोनों के बाइक का वेलोसिटी सेम है। तो मैं यहाँ पर लिखी हूँ, अगर दोनों का जो, अगर वेलोसिटी को हम कांस्टेंट समझेंगे, मतलब बदल नहीं रहा है वेलोसिटी, जितना है उतना ही है, तो दोनों केस में अगर वेलोसिटी सेम है तो दोनों में से कौन से बॉडी का काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा? तो फॉर्मूला क्या है बच्चों? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ को तो छोड़ो, वेलोसिटी बोल दिया है, दोनों बॉडी का सेम है। अब क्या बचा? मास बचा। जिसका वजन ज़्यादा होगा उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, ठीक है। फॉर्मूला में वैसे ही है, फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। बोल दिया है दोनों का वेलोसिटी सेम है, तो मास जिसका ज़्यादा होगा, जो बॉडी जितना भारी होगा काइनेटिक एनर्जी उसका उतना ज़्यादा होगा। तो इन दोनों में से ये बॉडी भारी है, तो हैवियर बॉडी पॉजेस मोर काइनेटिक एनर्जी, मतलब इसके पास भी एनर्जी है, इसके पास भी एनर्जी है, दोनों जा रहे हैं, दोनों का वेलोसिटी सेम है, लेकिन मास अलग है, इसका कम मास है, इसका ज़्यादा मास है। तो जिसके पास ज़्यादा मास है, जो हैवी बॉडी है, उसका काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगा। सिमिलरली अगर हम लोग दूसरा कंडीशन अगर समझें यहाँ पर, व्हेन मास इज केप्ट कांस्टेंट। सपोज ये 2 बॉडी है और दोनों बॉडी पूरे एक जैसे हैं, मतलब दोनों का मास सेम है, इसका मास m, इसका मास भी m, सेम मास है, ठीक है। इसका वेलोसिटी है v और इसका वेलोसिटी है v, अलग अलग वेलोसिटी है, मास अभी सेम है दोनों का, इसका मास m, इसका मास m, दोनों एक जैसे बॉडी है, दोनों एक जैसा साइकिल है, एक जैसा साइकिल है, 2 जन चला रहे हैं, ठीक है। तो दोनों साइकिल का वजन, और 2 लड़के जो चला रहे हैं, दोनों का वजन, हर चीज़ सेम है, हर चीज़ मतलब सेम है, पर दोनों में से बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी किसका ज़्यादा होगा? तो डेफिनेटली जिसका साइकिल का वेलोसिटी ज़्यादा होगा, स्पीड ज़्यादा होगा, उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। तो सपोज़ मैं कैपिटल V को यहाँ पर बढ़ा ली हूँ, मतलब ज़्यादा वेलोसिटी है, तो अगर इसका वेलोसिटी ज़्यादा है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगा। तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास और वेलोसिटी से, मतलब अगर एक तो बॉडी का मास ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगा, अगर एक तो बॉडी का वेलोसिटी बढ़ रहा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा, और अगर वेलोसिटी कम हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा? धीरे धीरे कम हो जाएगा। ओके, नाउ तो वो फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, उसको याद रखना। अब कुछ हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी। अभी देखो यहाँ पर बोल रहा है, हाउ फास्ट शुड अ बॉडी ऑफ मास 60 kg रन सो दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी बी 610 जूल। देखो अब यहाँ पर आप लोग थोड़ी देर पहले पढ़े थे, एनर्जी का यूनिट जूल होता है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी तो एनर्जी ही है ना। तो यहाँ पर आप लोग जितने भी अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के नाम पढ़ोगे,
मे बी ये हो सकता है, काइनेटिक हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, जो भी एनर्जी का पढ़ोगे सबका यूनिट जूल होता है, याद रखना सबका यूनिट जूल होता है. सो हाउ फास्ट शुड अ बॉडी ऑफ मास 60 kg रन सो दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी भी इतना. तो क्वेश्चन में देख लो क्या क्या दिया है, पहले वो देखो. अब यहाँ पर लिखा है एक तो बॉडी है जिसका मास 60 kg है, दैट मीन्स मास दे दिया है बॉडी का. और मास कैसे पहचानोगे, या तो केजी में देगा या फिर ग्राम में देगा. अगर ग्राम या फिर केजी में दिया है तो मास है, याद रखना. अगर जूल है तो एनर्जी, वर्क एनर्जी, यहाँ पर तो एनर्जी का बात कर रहा है तो एनर्जी है, ठीक है. और अगर सेंटीमीटर बाय सेकेंड या फिर मीटर बाय सेकेंड पर सेकेंड दिया है तो वेलोसिटी है. और सबका यूनिट ऐसा ही होना चाहिए. जितने भी हम लोग यहाँ पर अभी पढ़ेंगे सबका ध्यान दे देना. अगर मास का एसआई यूनिट में दिया है तो एनर्जी का भी एसआई यूनिट में ही होना चाहिए. पर आप लोगों का तो सीजीएस यूनिट का कुछ अभी है नहीं, तो छोड़ो उसको. क्या बोला है, बॉडी का काइनेटिक एनर्जी 610 जूल. क्या निकालने बोल रहा है, हाउ फास्ट, कितना फास्ट वो बॉडी को मूव करना है, कितना फास्ट मतलब वेलोसिटी मांगा है. समझ में आया, क्या मांगा है, वेलोसिटी. तो कोई बात नहीं, हम लोग के पास फॉर्मूला है ये तीनों को मिला के. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू mv², ये फॉर्मूला है. काइनेटिक एनर्जी दे दिया है 610 इज इक्वल टू हाफ इंटू मास कितना दिया है 60 इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर हमको पता नहीं, हमको निकालना है, ठीक है, वेलोसिटी का स्क्वायर. और एक चीज़ यहाँ पर ये देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी का जो यूनिट है वो भी एसआई यूनिट है और मास का भी केजी एसआई यूनिट है. तो हम लोगों को टेंशन लेना नहीं है, आराम से करना है. जहाँ आप लोग देखिए मास का यूनिट केजी में है और एनर्जी का जूल में है, कोई टेंशन नहीं है, सब एसआई यूनिट है. और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड है तो एसआई यूनिट है, ठीक है. इसको सॉल्व करते हैं. ये 2 1 जा 230 जा, तो ये 30 नीचे आ सकता है कि नहीं, ये तो आपको पता है, आराम से 30 नीचे आ सकता है. इज इक्वल टू वी का स्क्वायर. सो वी का स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, 0 0 कट गया यहाँ पर, ओके, 0 0 कैंसिल हो गया. अब 61/3 इसका हम लोगों को रूट ओवर निकालना है. तो यहाँ पर ये v हम लोग किए और यहाँ स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर को हटाना है, हम लोग को v का वैल्यू निकालना है. तो स्क्वायर को हम इधर भेज देंगे. स्क्वायर को जब हम इक्वल टू के उधर भेजते हैं तो वो रूट ओवर हो जाता है, स्क्वायर रूट हो जाता है, ठीक है. अब यहाँ पर 61/3 है. अब ये चीज़ आप लोगों को पता है, 61 का तो कुछ है ही नहीं, वो तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, 3 का भी नहीं होता. तो ये क्वेश्चन का वैल्यू ना बच्चों मैं अपने हिसाब से चेंज कर दी थी, इसीलिए ये ना ऐसा निकला. आप लोगों को ना एकदम सिंपल सा आएगा, जैसे कि बाई चांस अगर आप लोगों का यहाँ तक आप लोग पहुँचते और ऐसे आता रूट ओवर ऑफ 25, फट से आप लोग आंसर लिख देते 5 मीटर पर सेकेंड. मतलब अगर ऐसे आता तो, बट यहाँ पर ऐसे आया है तो ये तो आप लोगों को बहुत टाइम लगेगा. अगर आप लोग स्क्वायर, स्क्वायर रूट ये सब चैप्टर पढ़ चुके हो तो आप लोगों को आ जाएगा सॉल्व करना. और मैथ्स मास्टरी में मैं ऑलरेडी ये चैप्टर को बहुत सारे, बहुत मतलब नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स के साथ समझाई हूँ. जो स्टूडेंट्स मैथ्स मास्टरी में हैं उनको, और वो ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको पता है कि ये चीज़ को हम कैसे सॉल्व करेंगे. बहुत इजी तरीके से समझाया गया है बच्चों. आप लोगों को अगर मैथ्स मास्टरी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता तो आप लोग बच्चों लिंक देखो, लिंक जाके चेक करो, बहुत ही फ़ायदे का चीज़ है वो. जस्ट 1 टाइम फीस है. आप लोग बेसिकली मंथली फीस पे करते हो अपने मैथ्स टीचर को. यहाँ पर बस एक बार में जो आप एक मंथ में पे करते हो ना, लगभग, चलो मिनिमम मैं बोल दे रही हूँ, वो आपको बस एक बार पे करना है, ठीक है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो. वरना वहाँ पर ना बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं और 2 से 3 अलग अलग बुक्स का नंबर्स को वहाँ पर सॉल्व कराया जा रहा है. वहाँ पर मतलब 30 एटलीस्ट, मतलब मिनिमम 30 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं. ऐसा है मैथ्स मास्टरी में. आप लोग अगर अभी तक नहीं देखे हो, मैथ्स मास्टरी के बारे में नहीं पता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है बच्चों, अभी जाके आप लोग चेक कर सकते हो. तो ये चीज़ अगर आप लोगों को पता होगा कैसे सॉल्व करना है तो आप लोग कर सकते हो. और यहाँ पर जो भी आंसर आएगा उसका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड. तो आप लोग ऐसे भी लिख देना, क्योंकि वेलोसिटी है उसको निकालोगे तो मीटर पर सेकेंड लिखना, यूनिट लिखना मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड. ये तो रफ वर्क है, मैं कैंसिल इसको कर दे रही हूँ, ठीक है. नाउ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद द स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड हैज़ अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 9800 जूल. एक ऑब्जेक्ट है जो कि इतना स्पीड में मूव कर रहा है. यहाँ लिखा है स्पीड ना, पर ये वेलोसिटी आप लोग लिखना है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी है और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में स्पीड तो बोला नहीं है.
क्या बोलते हैं वहाँ, वेलोसिटी बोलते हैं। और स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस है बच्चों, ऐसे समझने के लिए आप लोग समझ सकते हो कि सेम है, पर उनमें थोड़ा डिफरेंट होते, मतलब उनमें थोड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। बोल रहा है एक ऑब्जेक्ट इतना स्पीड के साथ जा रहा है और काइनेटिक एनर्जी कितना है उसके पास, 9800 जूल। व्हाट इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मास कितना है, मास निकालने बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, मास, ये सब से मिला जुला हमारे पास फॉर्मूला है ना काइनेटिक एनर्जी का, यही हम लोग को हेल्प करेगा, है कि नहीं। अभी काइनेटिक एनर्जी कितना दिया है, 9800 इज इक्वल टू हाफ। मास हम लोग को पता नहीं तो m की जगह में m लिख देते हैं। v कितना है, 35, 35 का स्क्वायर है ऐसे। अब ये 2 को मैं यहाँ ले जाती हूँ, 9800 इंटू 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया, इज इक्वल टू m इंटू 35 का स्क्वायर मीन्स 35 इंटू 35, है कि नहीं। हम लोग यहाँ तक तो आप लोग को आ गया होगा, एकदम सिंपल तरीका है। अब हम लोग को मास को अलग करना है, 35 वाले नीचे आ जाएंगे, ये तो आप लोग ऑब्वियसली पता होगा सबको। 35 इंटू 35, मास इज इक्वल टू 9800 इंटू 2 बाय 35 इंटू 35। अब हम लोग को इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करते हैं। 2 यहाँ पर इवन है, नीचे का तो सब ऑड है तो ये तो कटेगा नहीं, ये लोग 5 से कटेंगे, है ना, तो काटते हैं। 5 7 जा 5 1 जा 5, 48 है, 5 9 जा 45, ये इतना हुआ। फिर दूसरे पेन से करती हूँ ना, कन्फ्यूज़न हो जाएगा। इतना मिला, वहाँ पर ना कुछ दिक्कत हो जाएगा बोल के मैं अलग से कर रही हूँ, वापस से लिख दी। हाँ, ये बचा यहाँ पर, ऐसे करके लिख दी। फिर देखते हैं ये 7 से कट रहा है क्या, काटे। 1960 डिवाइडेड बाय 7, आप लोग भी करो, कटेगा तो बहुत अच्छी बात है, कटेगा तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, 280 जा में कट रहा है, 7 1 जा 7, 280 जा कटा। अब ये 7 का टेबल में जाएगा, 7 5 जा 7 40 जा, 5 1 जा 5 8 जा, नीचे में कुछ नहीं बचा, ऊपर में बचा 8 इंटू 2, दैट मीन्स 60। और हम लोग मास निकाल रहे हैं और यहाँ पर सबका यूनिट SI यूनिट है, तो मास में kg लिख देना कि वो बॉडी जो है उसका मास हो जाएगा 16 kg। वो जो बॉडी था उसका मास कितना हो जाएगा, 16 kg, मतलब 16 kg, 16 kg का वो बॉडी है, वो ऑब्जेक्ट है जो कि इतना स्पीड में 35 मीटर पर सेकेंड की स्पीड में घूम रहा है, और उसके पास काइनेटिक एनर्जी है 9800 जूल, 9800 जूल। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में ज़्यादा नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट था, डेफिनेशन, फैक्टर्स, उसका फॉर्मूला और न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स भी घुमा फिरा के देगा, जैसे मैं तो आप लोगों को डायरेक्टली वो घुमा फिरा वाला ही दी हूँ, है ना। अब बच्चों, मैकेनिकल एनर्जी का दूसरा टाइप है पोटेंशियल एनर्जी। क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, देखो सपोज एक तो बॉडी है, वो बॉडी का पोजीशन की वजह से, हाइट की वजह से, सपोज अभी ये पेन को मैं ऐसे हाइट में उठा दी ज़मीन से ऊपर, तो ये बॉडी में उसकी हाइट की वजह से ना, ये बॉडी में एक एनर्जी आ जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। या फिर आप लोग एक तो बॉडी को ऐसे करके, मतलब सपोज आपके पास एक तो बॉडी है, उसको आप लोग ऐसे करके स्ट्रेच कर दिए, बेंड कर दिए, कंप्रेस कर दिए, तो उस वजह से भी उसके अंदर में एक एनर्जी आ जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होता है विच इज़ प्रेजेंट इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, या फिर उसका कॉन्फ़िगरेशन, मतलब वो हाइट वाइट में रहता है ज़मीन से, मतलब ज़मीन से ऊपर आया मतलब डेफिनेटली पोटेंशियल एनर्जी आएगा। याद रखना, मैं जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बोलती हूँ ना, आप लोग उसको नोट डाउन कर सकते हो, हर चीज़ में यहाँ पर नहीं लिखी हूँ बच्चों, ठीक है। बिकॉज मैं जब पढ़ती थी ना, तो मैं ऐसे ही करती थी, मेरा तो कॉपी खुला रहता था और मैं टीचर का बात ध्यान से सुनती थी। जो चीज़ मेरे को लगता था टीचर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहे, इंपॉर्टेंट है, मैं एकदम जल्दी 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 उसको नोट डाउन करती थी, तो वो बाद में बहुत काम आता है, ठीक है। देन डेफिनेशन यहाँ पर क्या है, इट इज़ द एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और इट्स कॉन्फ़िगरेशन। उसका पोजीशन की वजह से या फिर कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी बॉडी में आता है, उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ये होता है बच्चों 2 टाइप्स के, इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। पोटेंशियल एनर्जी भी 2 टाइप के होते हैं, एक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। पहला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, नाम याद रखना, पढ़ चुके हो ना क्लास 7 में और 6 में भी, तो यहाँ दिक्कत नहीं होगा। दूसरा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो बच्चों, अभी आप लोग अपने रूम में ये वीडियो देखते होगे, आप लोग ऊपर देखो, फैन दिख रहा है आप लोगों को, लाइट दिख रहा है, ट्यूबलाइट,
ठीक है। बहुत जगह में तो आप लोगों के रूम में कहीं पर कुछ फ्रेम होगा, दीवार में टंगा हुआ होगा, हैंग हुआ होगा, या फिर आपका गिटार आप लोग कहीं पर सजा के टंगा दिए होगे, वॉटेवर। जमीन से ऊपर, ग्राउंड से सर्टन हाइट में जो जो चीज़ें आपको दिख रही है, या फिर आपके छत में आप लोग देखना, आपके रूफ में बहुत जन ऐसे वो पॉट, फ्लावर पॉट लगा के रखते हैं, जमीन से उठा हुआ। ठीक है, जमीन से उठा हुआ जितना भी चीज़ होता है, सर्टन हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, वो सब चीज़ों में पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है। सो इट इज़ द एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स रेस्ड पोजीशन। उसके हाइट की वजह से, वो ज़मीन से उठा हुआ रहता है, उस वजह से उस पर एनर्जी आ जाता है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो व्हेन अ बॉडी इज़ रेस्ड टू अ सर्टन हाइट, जब हम एक बॉडी को कुछ ज़मीन से ऐसे ऊपर की तरफ उठाते हैं अगेंस्ट द पुल ऑफ ग्रेविटी, ध्यान से सुनना, ये जो वर्ड बोल रहा है इसका मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेंस्ट द पुल ऑफ ग्रेविटी, इसका मतलब क्या है? जैसे कि ये बॉडी है, अब ये बॉडी को मैं जमीन से ऐसे ऊपर की तरफ उठाई। अब बच्चों आप लोग बताओ, ग्रेविटी कौन से डायरेक्शन में काम करता है? ग्रेविटी हर चीज़ को नीचे खींचता है ना। देखो मैं इसको छोड़ूंगी, नीचे क्यों गया? बिकॉज ग्रेविटी इसको खींच रहा है। तो ग्रेविटी, अभी भी ये बॉडी को ग्रेविटी नीचे खींच रहा है, लेकिन मैं क्या की, वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाके मैं ये बॉडी को ऐसे ऊपर उठाई। ठीक है। सो when a body is raised to a certain height, when a body is raised to a certain height against the pull of gravity, work is done on it to raise it. मतलब जब हम एक बॉडी को अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी जाके जब हम ऊपर उठाते हैं, तो बच्चों हम भी तो काम करें ना, हमारा बॉडी यहाँ पर एनर्जी खर्चा कर रहा है, हमारा बॉडी यहाँ पर एनर्जी खर्चा कर रहा है, हम इसको उठाए ऊपर, फोर्स दिए, ये ऊपर की तरफ आया, तो वर्क डन हुआ है, इस बॉडी के ऊपर वर्क डन हुआ है, डेफिनेटली बॉडी के ऊपर में वर्क डन हुआ है। ठीक है, वर्क इज डन ऑन इट टू रेज द बॉडी। सम एनर्जी इज स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारा बॉडी एनर्जी खर्चा किया कि नहीं किया इस बॉडी को उठाने के लिए, ये पेन का कैप को उठाने के लिए? तो हमारा बॉडी जो एनर्जी खर्च किया है, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगा, उसी एनर्जी को हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को ना हम लोग शॉर्ट में पीई करके भी लिख सकते हैं। बारिश हो रहा है यहाँ पर। पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग शॉर्ट में से पीई करके लिख सकते हैं। इसका बच्चों क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, याद रखना। एक तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला और दूसरा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। m क्या है? मास ऑफ द बॉडी। g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आप लोग पढ़ोगे एक्सेलरेशन के बारे में, आप लोग पढ़ोगे एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है, एक्सेलरेशन जो होता है ना, वेलोसिटी की वजह से आता है, पढ़ोगे। पर यहाँ पर जी का नाम याद रखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसका वैल्यू हम ये लेते हैं, या तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर 10 ले लेते हैं। कहीं पर क्वेश्चन में बोल देता है कि 10 ले लो, तो अपने मन से हम मतलब वहाँ पर 10 ले सकते हैं, और 10 लेके करोगे तो सही है। अदरवाइज हायर क्लासेस में जाओगे ना, तो वहाँ पर 9.8 लेने के लिए बोलता है। और यहाँ पर h क्या है? h होता है बच्चों हाइट ऑफ द बॉडी अबव द ग्राउंड। ग्राउंड के ऊपर, जैसे कि ये जमीन है, ग्राउंड है, यहाँ से ये बॉडी यहाँ तक रेज है, तो ये जो हाइट है ना दोनों के बीच का, वो बॉडी का जमीन से, उसको यहाँ पर h बोला गया है। सो h इज हाइट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द ग्राउंड, या फिर अबव द ग्राउंड। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कुछ नहीं है, ये वो एनर्जी होता है जो कि बॉडी का हाइट की वजह से आता है। मीन्स बॉडी जमीन से जो उठता है उस समय जो एनर्जी आता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला तो नॉर्मली पोटेंशियल एनर्जी का ही mgh होता है, ऐसा नहीं है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला है। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ही यही फॉर्मूला होता है। अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, सेकेंड टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तो बच्चों इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, ये क्या होता है? देखो, जब हम लोग कोई बॉडी को, अब आप लोग डेफिनेशन देखो ना, हम लोग क्या पढ़े थे, बॉडी का कॉन्फ़िगरेशन की वजह से भी जो उसमें एनर्जी आएगा उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो ये कॉन्फ़िगरेशन वाला अब यहाँ आया है। अगर एक तो ऑब्जेक्ट को आप ऐसे स्ट्रेच कर दोगे, रबड़ को ऐसे स्ट्रेच कर दोगे, बेंड कर दोगे, कंप्रेस कर दोगे, उस समय उसमें जो एनर्जी आएगा उसको हम बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि एक तो बेंट रॉड, एक रॉड है, आप उसको बेंट कर दिए। अ स्ट्रेस्ड बेंट ऑफ कैटापल्ट, जो गुलेल होता है ना,
उसको जब हम लोग सब बैंड को ऐसे पीछे की तरफ खींचते हैं तो जो स्ट्रेच होता है उस समय उसमें कौन सा एनर्जी रहता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। बुक में दिया है, मैं दिखाऊं, बुक का डायग्राम देखो, यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर इसको एकदम स्ट्रेच कर दिया है, इसका बैंड को एकदम स्ट्रेच कर दिया है, ठीक है। फिर जब इसको छोड़ते हैं ना तो यहाँ से देखना एकदम स्पीड से पत्थर आगे की तरफ, स्टोन आगे की तरफ मूव करता है। समझ में आया? तो इस समय में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है मैं एक बार देख देती हूँ। बारिश हो रहा है, बारिश। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, बोला है कि व्हेन इलास्टिक बैंड ऑफ कैटापल्ट इज स्ट्रेस्ड, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी गेट स्टोर्ड इन द बैंड। डेफिनेटली जब हम इस बैंड को स्ट्रेच करते हैं, जब आप इस बैंड को स्ट्रेच करोगे, ऐसे कर देती हूँ, जब हम लोग इसको खींचते हैं ना तो इसके पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है, ठीक है। एंड व्हेन द बैंड इज रिलीज, फिर जब आप इसको खींचने के बाद छोड़ोगे, छोड़ने के समय क्या होता है, देखना स्टोन पूरा जोरदार आगे की तरफ भागता है। स्टोन, इट कैन मेक अ स्टोन मूव विद अ ग्रेटर स्पीड। डेफिनेटली वर्क डन होता है, ग्रेटर स्पीड के साथ स्टोन जाता है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग स्टोन ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द बैंड। बोल रहा है मतलब यहाँ पर कि फिर वो स्टोन एकदम स्पीड से भागता है तो स्टोन के पास काइनेटिक एनर्जी आएगा कि नहीं आएगा। मतलब आप जब बैंड को खींचे थे तो उसके पास आया था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, वो कन्वर्ट हो जाता है काइनेटिक एनर्जी में, जिसके साथ स्टोन जोर से आगे भागता है। मैं फिर से बोल देती हूँ, आवाज आ रहा है ना बारिश का, अब मेरा ध्यान थोड़ा आगे की तरफ है, पानी गिर रहा है। ओके, फिर से सुनो बच्चों, हम लोग जब एक बैंड को, जैसे कि आपके पास कैटापल्ट गुलेल है, आप लोग गुलेल का ऐसे डस्सा खींचे, बैंड को ऐसे खींचे, जब आप उसको ऐसे स्ट्रेच करते हो तो उसके पास कौन सा एनर्जी आएगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ गया। फिर आप उसको छोड़ दिए, जब आप उसको छोड़ देते हो तो पत्थर एकदम स्पीड से आगे भागता है। तो उस समय क्या होता है, वो पत्थर के पास, अगर पत्थर भाग रहा है तो काइनेटिक एनर्जी आया, पत्थर के पास आया कि नहीं आया। तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आता है उसके पास, आप जब बैंड को खींचे थे वहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी आया था वो कन्वर्ट हो जाता है काइनेटिक एनर्जी में। उसी एनर्जी के साथ जो स्टोन है वो आगे की तरफ भागता है। आया समझ में? आ गया होगा, है ना। अब नेक्स्ट, अरे कितना पानी आएगा। अब है बच्चों कुछ न्यूमेरिकल्स ऑन पोटेंशियल एनर्जी। बहुत सिंपल है, पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है यहाँ पर, बोल रहा है, सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट न्यूमेरिकल्स क्या है। यहाँ पर बोला है कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2 kg। मीन्स एक बॉडी है जिसका मास है 2 kg, उसका हम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। मीन्स मास ऑफ अ बॉडी इज गिवन and that body is placed at a height of 10 centimeter above the ground। means वो जो body है वो जमीन से 10 सेंटीमीटर ऊपर है। means उसका height जो है जमीन से from the ground वो है 10 सेंटीमीटर। कितना है वो, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ मेंशन कर लेते हैं हम लोगों को क्या क्या दिया है। गिवन मास ऑफ द बॉडी दैट इज 2 kg, हाइट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, हाइट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, जो जो चीजें दिया था आप लोग उसको लिख लियो। सेंटीमीटर मीटर दिया है, दैट मीन्स क्वेश्चन में तो बोल दिया है ना कि जमीन से इतना ऊपर है, तो वो हाइट का ही बात कर रहा है। अब यहाँ पर ध्यान दो दोनों के यूनिट को, जैसे कि यहाँ पर मास का जो यूनिट है वो केजी है, दैट इज इन एसआई यूनिट, और नीचे में जो हाइट है उसका जो यूनिट है वो सेंटीमीटर है, जो कि एसआई यूनिट नहीं है। हाइट का एसआई यूनिट होता है बच्चों, मतलब डिस्टेंस, हाइट मतलब डिस्टेंस ही तो नाप रहा है ना, मीटर होता है, और सेंटीमीटर सीजीएस यूनिट होता है। तो हम लोगों को क्या करना है ना, यहाँ पर ध्यान देना है कि इसको हम लोगों को या तो इसको बदल दो सीजीएस में, मतलब ग्राम में, या फिर इसको बदल दो आप लोग मीटर में, आप लोगों को जो ईजी लगे। एक काम करते हैं, मैं सेंटीमीटर को मीटर में बदल देती हूँ। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए वी हैव टू डिवाइड दैट नंबर विथ 100। 100 से हम लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। वो नंबर को, सेंटीमीटर को मीटर में कभी भी कन्वर्ट करना है, कभी भी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितना डिवाइड करना है, 100 डिवाइड करना है। कितना डिवाइड करना है, 100 हम लोगों को डिवाइड करना है, ओके। अभी तो हम लोग 10 से 100 डिवाइड कर दिए, ये हो जाएगा 1/10 मीटर, हो गया मीटर में कन्वर्ट। अब हम लोग को निकालना है पोटेंशियल एनर्जी।
सो फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का, यही फॉर्मूला जाएगा mgh। ओके, क्वेश्चन में आप लोग देखोगे तो जी का वैल्यू नहीं दिया है, तो जी का वैल्यू आप लोगों को याद रखना है, आप लोग उसको हमेशा 10 ले लेना, 10 ले लेना इजी रहेगा। जी का वैल्यू ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन में मेंशन करेगा, यहाँ पर मेंशन किया है नहीं किया है क्वेश्चन में, तो आप लोग जब यहाँ पर फॉर्मूला लिखोगे तो अटक जाओगे। मास आप लोगों को पता है 2 kg है, इन 2 बोलोगे जी तो है ही नहीं, तो जी आप लोग पढ़े एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको हम लोग 10 लेंगे। इन टू एच, हाइट कितना है 1/10, कितना हो गया हाइट कितना है 1/10। अब इसको सॉल्व करते हैं, 10 10 कट गया, ये आएगा 2 1 जा 2। अब पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू आया 2, उसका यूनिट क्या लिखेंगे, एनर्जी का यूनिट होता है ऐसा यूनिट जूल, तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट, अ वाटर पंप कैन लिफ्ट 60 kg ऑफ वाटर पर मिनट इन अ टैंक। एक वाटर पंप है जो कि 60 kg ऑफ वाटर को वो लिफ्ट कर सकता है, मतलब एक टैंक में वो 60 kg वाटर को वो क्या कर रहा है, लाइक वो 60 kg पानी को वो डाल रहा है टैंक में, ठीक है। ओके, इफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर स्टोर्ड इज 21.6 किलो जूल, कंप्यूट द हाइट ऑफ द वाटर टैंक, टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब बोल दिया है कि इतना केजी मास दे दिया है वाटर का, मतलब इतना केजी वाटर टैंक में जा रहा है, पानी का पोटेंशियल एनर्जी दे दिया है 21 मतलब 21.6 किलो जूल, ठीक है। बोल रहा है कंप्यूट द हाइट ऑफ द वाटर टैंक, हम लोगों को वाटर टैंक का हाइट निकालने बोल रहा है, तो हाइट मतलब एच निकालना है, एच निकालना है हम लोगों को। ओके, और जी दे दिया है कितना, यहीं पर कहीं मेंशन कर देती हूँ, जी दे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप लोग एक चीज़ ध्यान दो, मास दिया है केजी में, ठीक है, ये भी यहाँ पर जो भी यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मीटर पर सेकेंड, मीटर वाला तो ऐसा ही यूनिट होता है, कोई टेंशन नहीं। ये किलो जूल दिया है, बड़ा यूनिट है, हम लोग को इसको जूल में करना है ना, पोटेंशियल एनर्जी को जूल में हम लोग हमेशा ट्राई करने का। आप लोगों को अगर किलो जूल में क्वेश्चन में मिलता है तो हमेशा उसको ट्राई करो जूल में करने का। तो हम लोग पढ़े हैं ना किलो जूल, 1 किलो जूल कितना जूल होता है 1000, तो किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करने के लिए उसमें 1000 इंटू कर देना। कितना इंटू करोगे बच्चों उसमें 1000, फिर इसको सॉल्व कर लो। मैं यहाँ से 10 हटा दे रही हूँ, मतलब पॉइंट हटा दे रही हूँ, तो नीचे में 10 आ गया, ये आएगा 21600 जूल, 21,600 जूल, इसका वैल्यू आ गया 21,600 जूल, ठीक है। कभी भी पोटेंशियल एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी का वैल्यू कभी भी किलो जूल में देगा ऐसे, हमेशा उसको कन्वर्ट करना जूल में, कैसे, मल्टीप्लाई करके विथ 1000, याद रखना ये चीज़ को, 1000 को मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ तो मेरा ये वैल्यू आया। अब हो गया, अब क्या बोला है, हाइट निकालना है, तो पोटेंशियल एनर्जी का पहले फॉर्मूला लिख लो, mgh। हम लोग को हाइट निकालना है, तो एक बार में हाइट का फॉर्मूला अलग कर दें। हाइट का फॉर्मूला कैसे अलग होगा, m और g इसमें इंटू है, वो यहाँ नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के साथ नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ सॉल्व करें, ऐसे कर देते हैं, ऊपर में पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू है 21600 बाय मास कितना दिया है बच्चों 60 इंटू जी कितना है 10, सॉल्व करो 636, मतलब इसको हम लोग काटेंगे तो हमारा आंसर आया 36। तो सबको तो हम यहाँ पर सब तो ऐसा ही यूनिट में था, है ना, तो यहाँ पर h हो जाएगा 36 मीटर, डिस्टेंस है ना मीटर, सेंटीमीटर मत लिख देना मीटर, क्योंकि यहाँ पर g का वैल्यू में भी मीटर लगा हुआ है, समझ में आया ना। और ये सब केजी एसआई यूनिट है, तो हम लोगों को लास्ट में जो हाइट निकाल रहे हैं उसका यूनिट भी एसआई यूनिट होना चाहिए, वरना रॉन्ग हो जाएगा। पीछे जगह था मैं करी नहीं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, अ चाइल्ड क्लाइम्स अ वॉल ऑफ हाइट 4 मीटर, एक चाइल्ड है जो कि एक दीवार में चढ़ रहा है और दीवार का हाइट है 4 मीटर, तो क्या दिया है, हाइट दे दिया है 4 मीटर। ही नाउ पॉजेस अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1600 जूल, अगर वो लड़का दीवार चढ़ गया तो हाइट में आ गया, है ना, तो उसके पास अभी पोटेंशियल एनर्जी आ गया 1600 जूल, तो पोटेंशियल एनर्जी दे दिया है। क्वेश्चन को तो पढ़ के समझ जाओगे। बोल रहा है व्हाट इज द मास ऑफ द चाइल्ड, मास निकालो, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, हम लोग को मास निकालने बोल रहा है, जी का वैल्यू दिया नहीं है तो क्या ले लोगे 10 ले लोगे, ठीक है। तो हम लोग को m निकालना है, तो चाहेंगे तो फॉर्मूला अलग आप लोग कर लो, ऐसे m को यहीं रहने दिए, gh यहाँ पर डिवाइड हो गया, ये हो गया 1600 बाय g को ले लेंगे 10, g को हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
इंटू हाइट है 4 और सब SI यूनिट में है, तो कोई टेंशन नहीं है। 0 0 कटा, 4 4 जा 16, 40। दैट मीन्स मास इज 40 kg। तो दैट चाइल्ड इज ऑफ 40 kg। द मास ऑफ द चाइल्ड इज 40 kg, जो कि यहाँ पर 4 मीटर हाई वॉल में वो क्लाइंब कर रहा था। ठीक है, एकदम सिंपल रहता है बच्चों, डायरेक्ट इस टाइप से ही क्वेश्चन आता है। ज़्यादा घुमाएगा फिराएगा अगर तो आप लोगों को समझना है और आप लोगों का बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देखे और डर गए, अरे होगा नहीं, ऐसा नहीं है। इसके बाद जो टॉपिक है दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? अब हम लोग को पता है बच्चों, एनर्जी ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, एनर्जी हमेशा ट्रांसफर होता है वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में, हमेशा। ये चीज़ तो अपने को पता है, एनर्जी इज ऑलवेज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होते हैं, काइनेटिक है, पोटेंशियल है, लाइट है, हीट है। ये लोग हमेशा एक दूसरे पे ट्रांसफ़र होते रहते हैं। ठीक है, ये लोग हमेशा एक दूसरे पे ट्रांसफ़र होते रहते हैं। पर अभी यहाँ पर एक नया चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर बोल रहा है कि एनर्जी को ना बेसिकली दो फॉर्म पे क्लासिफाई किया गया है। दो मतलब एनर्जी तो ऐसे बहुत टाइप्स के हैं, पर उसको दो कैटेगरी में बांट दिया गया है। एनर्जी को ध्यान से सुनना, ऐसे तो एनर्जी के वेरियस टाइप्स है, यहाँ पर आप लोगों को नाम दिखता होगा, साउंड है, मैग्नेटिक है, लाइट है, हीट है, बहुत सारे हैं। पर देखोगे ना तो जो क्लासिफिकेशन हुआ है एनर्जी का, वो दो क्लासिफिकेशन हुआ है। मतलब क्या किया है पता है? एनर्जी को क्लासिफाई किया गया है, एक तो स्टोर्ड फॉर्म में, एक तो एनर्जी इन एक्शन के फॉर्म में। मतलब एनर्जी का दो फॉर्म होता है, एक तरफ एनर्जी मिलता है स्टोर्ड एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है, और एक तरफ एनर्जी रहता है जो कि मोशन में रहता है, एनर्जी इन एक्शन। ठीक है, तो एनर्जी का दो क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला है स्टोर्ड एनर्जी, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं, है कि नहीं? और दूसरा एनर्जी इन एक्शन, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? एक्शन में है एनर्जी, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी या फिर जो स्टोर्ड एनर्जी है, उसके अंदर कौन कौन से एनर्जी आएंगे? ऐसे कौन कौन से एनर्जी है जो कि स्टोर्ड एनर्जी के अंदर में इस कैटेगरी में आएंगे? मतलब जो मोशन में नहीं रहते हैं, बोलने का मतलब ये है जो कि एक्शन में नहीं रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है, सबसे पहले एग्जाम्पल यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मैग्नेटिक एनर्जी से। चुंबक के अंदर में बच्चों एनर्जी होता है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक एनर्जी, तो वो स्टोर्ड होता है, वो मैग्नेट के अंदर में स्टोर्ड होता है। वैसे ही न्यूक्लियर एनर्जी, ये एटम के अंदर में जो न्यूक्लियस होता है ना, उसके अंदर स्टोर होके रहता है। मतलब ये लोग एक्शन में नहीं है, ये लोग ऐसे मूव नहीं करते रहते हैं, ये एनर्जी ये स्टोर्ड होके रहता है। तो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड होता है मैग्नेट में, न्यूक्लियर एनर्जी न्यूक्लियस के अंदर, केमिकल एनर्जी केमिकल्स के अंदर। बॉन्ड जो रहता है ना, जब बॉन्ड ब्रेक होते हैं, एटम्स का जब बॉन्ड ब्रेक होता है ना, तो वहाँ पर केमिकल एनर्जी, ये सब एनर्जी रहते हैं। ठीक है, तो ये उसमें स्टोर होके रहता है बॉन्ड्स में। नेक्स्ट है यहाँ पर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इन एक्शन। मतलब अभी तो आप लोग देखिए कि फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि स्टोर्ड फॉर्म में रहता है, फॉर्म ऑफ स्टोर्ड एनर्जी, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे थे। अब हम देखेंगे ऐसा एनर्जी जो कि एक्शन में रहता है। तो एक्शन में कौन कौन से एनर्जी आएंगे? लाइट एनर्जी, डेफिनेटली लाइट एनर्जी तो आएगा ही आएगा। मोशन ऑफ फोटॉन्स। अब फोटॉन्स क्या होते हैं पता है बच्चों? फोटॉन्स बेसिकली होते हैं, हायर क्लासेस में है, ठीक है, फोटॉन्स के बारे में। बट ये जो फोटॉन्स है, ये जो होते हैं बेसिकली लाइट के मतलब एनर्जी के बंडल होते हैं। बंडल ऑफ एनर्जी मतलब पैकेट ऑफ एनर्जी होते हैं जो कि लाइट में पाए जाते हैं। पैकेट ऑफ एनर्जी, ये जो रोशनी मिलता है ना, उसमें पैकेट ऑफ एनर्जी होते हैं। मैं समझ रही हूँ आपको समझ में नहीं आता होगा, क्योंकि बच्चों ये क्लास 11th में है, पहली बार आप लोग क्लास 11th में पढ़ोगे अबाउट फोटॉन्स। ठीक है, तो आप लोग इतना याद रखना कि जो लाइट एनर्जी होता है ना, मतलब लाइट जो होता है उसके अंदर में फोटॉन्स पाए जाते हैं और वो लोग मोशन में होते हैं। अभी के लिए इतना याद रखो, तो ये मोशन में रहता है। वैसे हीट एनर्जी, जब एटम्स वाइब्रेट करते हैं तो वहाँ से हीट निकलता है कि नहीं? जब मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं तो वो लोग हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर भी मोशन का बात आ रहा है, देखो एक्शन का बात आ रहा है। साउंड एनर्जी भी आपको पता है, वाइब्रेटिंग बॉडी ही प्रोड्यूस करते हैं साउंड एनर्जी, वाइब्रेटिंग बॉडी। अब वाइब्रेट कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, तो मोशन में आया ना, एक्शन में आया ना। तो साउंड एनर्जी भी उस फॉर्म का, मतलब इट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इन एक्शन। फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हम सबको पता है, हम लोग को जो घर में इलेक्ट्रिसिटी देखने को, मतलब जो हम लोग को मिलता है, वो होता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज लोग फ्लो करते हैं, चार्ज फ्लो करते हैं, तो वहाँ भी वो मोशन में रहते हैं, एक्शन में रहते हैं। तो ये भी जो है वो इस कैटेगरी में आएगा, ये भी इसी कैटेगरी में आएगा। ठीक है, इसके बाद आप लोग पढ़ोगे
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में नेक्स्ट पार्ट में सोच रही हूँ बना दूँ, क्योंकि उससे रिलेटेड फिर 2 से 3 एग्जाम्पल्स है। ठीक है, ये सिंपल पेंडुलम वाला है, रोलर कोस्टर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, मतलब पेंडुलम वेंडुलम से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो नेक्स्ट पार्ट में ही सही रहेगा। और हाँ, फिर उसके बाद पावर भी है, तो पावर का ज़्यादा नहीं है, पावर के बाद चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो बच्चों जितना आप लोगों को समझ में आया होगा बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आप लोग फिर से एक बार वीडियो को रिपीट करके देखना, अपना बुक को फॉलो करना और अपना डाउट्स को कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू चेक द लिंक ऑफ मैथ्स मास्टरी, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बच्चों।